सीटेट सुपरफास्ट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हिंदी ऑडियो मैराथन जो आप लोग के दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए लाए हैं, इसका आनंद उठाइए और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो धन्यवाद, रोल देखते प्ले रहिए वीडियो। अभ्यास छात्र को किसी व्यक्ति की भूमिका निभाने या किसी दिए गए परिस्थिति को निभाने का अवसर देता है। रोल प्ले अभ्यास छात्र को किसी व्यक्ति की भूमिका निभाने या किसी दिए गए परिस्थिति को निभाने का अवसर देता है। ये भूमिकाएं व्यक्तिगत रूप से छात्र द्वारा जोड़ों में या समूह में निभाया जा सकता है, जो अधिक जटिल परिदृश्य को निभा सकते हैं। रोल प्ले छात्र को वास्तविक जीवन की स्थितियों का परिदृश्य में शामिल करते हैं। रोल प्ले छात्र को वास्तविक जीवन की स्थिति या परिदृश्यों में शामिल करते हैं। सिमुलेशन और गेम के विपरीत सिमुलेशन और गेम के विपरीत जो अक्सर योजनाबद्ध संरचित गतिविधि होती है और लंबे समय तक चल सकती है, रोल प्ले अभ्यास आमतौर पर छोटे सहज प्रस्तुतियां होती है, लेकिन यह पूर्व व्यवस्थित शोध कार्य भी हो सकती है। कक्षा में परिस्थितियों को सीखने में मदद करने के लिए वास्तविक दुनिया के परिदृश्य प्रदान करने के लिए भूमिका नाटक का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। छात्र को प्रेरित और संलग्न करें। छात्र को प्रेरित और संलग्न करें। वर्तमान शिक्षण रणनीति को उन्नत करें। वर्तमान शिक्षण रणनीति को उन्नत करें। छात्र को सीखने के में मदद करने के लिए वास्तविक दुनिया के परिदृश्य प्रदान करें। छात्र को सीखने में मदद करने के लिए वास्तविक दुनिया के परिदृश्य प्रदान करें। वास्तविक दुनिया की स्थिति में प्रयोग किए जाने वाले कौशल सीखें। बातचीत, वाद विवाद, टीम वर्क, सहयोग। साथियों के आलोचनात्मक अवलोकन के अवसर प्रदान करें। साथियों के आलोचनात्मक अवलोकन में के अवसर प्रदान करें। सकारात्मक अभ्यास कैरियर साक्षात्कार की तैयारी में छात्र साक्षात्कारकर्ता और अनसाक्षात्कार दिए जाने वाले की भूमिका निभा सकते हैं। विपणन कक्षा प्रस्तुत की तैयारी में छात्र बिक्री प्रतिनिधित्व का पद ग्रहण कर सकते हैं और उत्पाद बेच सकते हैं। खुदरा बिक्री में मर्चेंडाइजिंग पाठ्यपुस्तक में अतिथि वक्ता के लिए छात्र को तैयार करने में मदद करने के लिए छात्र इन पद की जिम्मेदारी पर बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए बिक्री प्रबंधन और बिक्री प्रतिनिधित्व की भूमिका निभा सकते हैं। परामर्श नैदानिक अभ्यास की तैयारी में छात्र एक पारिवारिक चिकित्सा की भूमिका निभा सकते हैं। नैदानिक अभ्यास की तैयारी में छात्र एक पारिवारिक चिकित्सा की भूमिका निभा सकते हैं, जिसकी ग्राहक ने खुलासा किया है कि उनसे एक आपराधिक कृत्य किया है। उसके बाद शिक्षण नौकरी मेले की तैयारी में छात्र शिक्षक और छात्र के प्रशासनिक और छात्र या शिक्षक और अभिभावक की भूमिका निभा सकते हैं। वाद विवाद एक स्वतः स्फूर्ति अभ्यास के रूप में प्रशिक्षक छात्र से किसी विषय पर तर्क वितर्क और विपक्ष में तर्क वितर्क तैयार करवाता है, जैसे कि उत्तर पश्चिम में लर्निंग और चेत्तीदार उल्लू, अरब इजराइल संघर्ष या एयरलाइन उड़ान प्रस्थान में देरी। सक्रिय शब्द भंडार क्या है? सक्रिय शब्द भंडार का मतलब है वे शब्द जिनका इस्तेमाल कोई व्यक्ति नियमित रूप से बोलचाल में और लिखने समय करता है। सक्रिय शब्द भंडार का मतलब होगा कोई व्यक्ति जो लिखते समय या बोलते समय नियमित किसी शब्द का अगर वह प्रयोग कर रहे हैं। वही निष्क्रिय शब्द भंडार का मतलब है वे शब्द जिन्हें कोई व्यक्ति सुनकर या पढ़कर जानता है, लेकिन उसका इस्तेमाल खुद नहीं करता है। आमतौर पर किसी व्यक्ति की निष्क्रिय शब्दावली में सक्रिय शब्दावली से ज्यादा शब्द होते हैं।
नए शब्द सीखने के बाद उन्हें अपने सक्रिय शब्द भंडार का हिस्सा बनाने के लिए ये कदम उठाए जा सकते हैं। नोट कार्ड बनाएं। कार्ड पर शब्द का उच्चारण, परिभाषा और उसका इस्तेमाल किया गया वाक्य लिखें। कार्ड पर शब्द का उच्चारण, परिभाषा, उसका इस्तेमाल किया गया वाक्य लिखें। समय समय पर जो है कार्ड को पढ़े और उस शब्द का इस्तेमाल करके अपना वाक्य लिखें। शब्दकोश में दिए गए उच्चारण गाइड के मुताबिक शब्द को जोर से बोले। शब्दकोश में दिए गए उच्चारण गाइड के मुताबिक शब्द को लिखकर उसकी आंतरिक संरचना, मूल शब्द, उपसर्ग या प्रत्यय दिखाएं। वहीं सांकेतिक भाषा क्या होता है? सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा एक ऐसा शब्द है जो अर्थ सूचित करने के लिए श्रवणीय ध्वनि पैटर्न में संप्रेषित करने के बजाय दृश्य रूप से सांकेतिक पैटर्न हस्तचालित संप्रेषण अंग संकेत संचालित करती है, जिसमें वक्ता के विचार को धारा प्रवाह रूप से व्यक्त करने के लिए हाथ के आकार, विन्यास और पंचालन हेतु बाहों या चेहरे आदि की भी जरूरत होती है। संगीत भाषा का व्याकरण तकनीकी व्याकरण होता है। संगीत भाषा का व्याकरण जो है वह तकनीकी व्याकरण होता है, जिसमें लिखित भाषा के सांकेतिक तत्व विद्यमान होते हैं। लिखित भाषा के सांकेतिक तत्व विद्यमान होते हैं। श्रव्य भाषा विधि के बारे में बताइए। श्रव्य भाषा विधि, तो श्रव्य भाषिक विधि विदेशी भाषा को पढ़ने की एक पद्धति है। श्रव्य भाषिक विधि, श्रव्य भाषिक विधि विदेशी भाषा को पढ़ने की एक विधि है। इस विधि को आर्मी मेथड के नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि में पढ़ने और लिखते समय बोलने और सुनने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें कुछ व्यवहारिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मिमिक्री, मेमोराइजेशन, पैटर्न प्रैक्टिस, लैंग्वेज लेबोरेटरी। इस विधि को बनाने के लिए प्रत्यक्ष विधि के कुछ हिस्से को लिया गया था। बनाने के लिए कुछ प्रत्यक्ष विधि का हिस्सा लिया गया था। इस विधि का मकसद पुनरावृत्ति और अभ्यास के जरिए कुछ संरचना, पैटर्न और क्रिया का इस्तेमाल करने की आदत विकसित करना है। इस विधि में लक्ष्य भाषा का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाता है। इस विधि में लक्ष्य भाषा को इस्तेमाल करने पर जो है जोर दिया जाता है और मातृभाषा के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाती है। मातृभाषा के पर पूरे बिल्कुल तरीका से रोक लगाते हैं और यह व्यवहारवाद पर आधारित है और इसलिए सीखने के आधार के रूप में यांत्रिक पुनरावृत्ति के माध्यम से जो है निर्माण पर जो है निर्भर करता है। शिक्षक कक्षा में अधिकांश जो समय है विद्यार्थी को व्याकरणिक और ध्वन्यात्मक जो है संरचना का अभ्यास कराने में व्यतीत रहता है। त्रुटि सुधार भी महत्वपूर्ण है इसमें। अगर हम फिर बात करें मौखिक अभ्यास का, तो मौखिक अभ्यास और पैटर्न अभ्यास विशिष्ट है। पैटर्न अभ्यास विशिष्ट है। पुनरावृत्ति विद्यार्थी की जो है किसी कथन को सुनते ही उसे दोहराते हैं। विभक्ति का बात करें तो वाक्य में एक शब्द को बार बार दोहराए जाने पर दूसरे शब्द में जो है उसको प्रकट कर सकते हैं, दूसरे रूप में भी प्रकट कर सकते हैं। वहीं अगर हम प्रतिस्थापन का बात करें तो एक शब्द को दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाता है। एक शब्द को दूसरे शब्द से प्रतिस्थापित किया जाता है। पुनः कथन, छात्र अपने कथन को पुनः कहता है। पुनः कथन में छात्र अपने कथन को बार बार कहता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो विभक्ति शिक्षक, मैंने सैंडविच खाया, छात्र मैंने सैंडविच खाया। अगर प्रतिस्थापन शिक्षक का बात करें तो शिक्षक कहेंगे उसने कार आधे दाम में खरीदी, छात्र उसने
उसे आधे दाम में खरीदी। पूर्ण कथन शिक्षक मुझे बताओ कि मैं इतनी बार धूम्रपान न करूं। छात्र इतनी बार धूम्रपान न करें। और निम्नलिखित उदाहरण दर्शाता है कि एक अभ्यास सत्र में एक से अधिक प्रकार की कवायद को कैसे शामिल किया जा सकता है। शिक्षक जैसे कहेंगे मेज पर एक कप है, दोहराएं, तो छात्र मेज पर एक कप है ऐसे ही दोहराएंगे। और शिक्षक अगर चम्मच बोले तो छात्र मेज पर एक चम्मच है। शिक्षक किताब बोले तो मेज पर एक किताब है। और शिक्षक अगर कुर्सी बोले तो छात्र कुर्सी पर एक किताब है, ऐसे बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पूर्ण कथन। नोम चोम्स्की का जन्म जो है 7 दिसंबर 1920 ईस्वी को अमेरिका में हुआ था। 7 दिसंबर 1920 ईस्वी को अमेरिका में हुआ था। पूरा नाम था एवरम नाओम चोम्स्की। सिद्धांत दिया था यह भाषा विकास का सिद्धांत दिया। और भाषाविद था, भाषा के विद्वान थे, दार्शनिक थे। आधुनिक भाषा विकास के जनक कौन था, वह था लिंग्विस्टिक। आधुनिक भाषा विकास के जनक, आधुनिक भाषा विकास के जनक लिंग्विस्टिक है। लेकिन नोम चोम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। इनका कहना था कि बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता जो है अनुवांशिक और सार्वभौमिक होती है। बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता अनुवांशिक और सार्वभौमिक होती है, अर्थात जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता कुछ निश्चित समय तक रहती है। बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता कुछ निश्चित समय तक होती है, जैसे जन्म से 5 वर्ष तक। बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता 5 वर्ष तक होती है। जैसे चोम्स्की के भाषा अर्जन के सिद्धांत को भाषा का जन्मजात या मूल निवास सिद्धांत कहा जाता है। छोटा बच्चा भाषा जल्दी सीखता है। छोटा बच्चा जो है वह जल्दी भाषा को सीखता है। चोम्स्की का सिद्धांत यह बताता है कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है। चोम्स्की का सिद्धांत यह बताता है कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है। चोम्स्की के अनुसार किसी भाषा के अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए उनके व्याकरण को माध्यम बनाना होता है, जो कि एक औपचारिक माध्यम है, जो कि एक औपचारिक माध्यम है। चोम्स्की के भाषा अर्जन के सिद्धांत को भाषा का जन्मजात या भाषा का मूल निवास सिद्धांत कहा जाता है, जिसका मतलब है कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जो है जन्मजात होती है। बच्चा में क्या है, भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। और यह किसने बताया, नोम चोम्स्की ने बताया। इसका जन्म कब हुआ था, 7 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था। 20 या 28 को देखना पड़ेगा, 1920 को हुआ कि 1928 को। यह यंत्र जो है भाषा अर्जन से जुड़ा हुआ है। एलईडी, एलईडी नहीं, एलईडी यंत्र। यह मानव मात्र में ही पाया जाता है और यह बच्चों के जन्म लेते ही सक्रिय हो जाती है, जो वातावरण में बोली जाने वाली भाषा का अर्जन शुरू कर देता है। लैंग्वेज मतलब हुआ भाषा, एक्विजिशन मतलब हुआ अधिग्रहण और डिवाइस मतलब हुआ यंत्र। तो एलईडी का मतलब हुआ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर जिसको बोलते हैं, उत्पादक व्याकरण होता है और मूल व्याकरण से संबंधित है। मस्तिष्क के बाएं ओर होता है, उन्होंने बताया। और यह एक काल्पनिक यंत्र होता है। यह एक काल्पनिक यंत्र होता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक गहरी संरचना डीप लेवल और एक होता है सतही संरचना सरफेस लेवल का। शब्द के अर्थ का ज्ञान होता है। गहरी संरचना में शब्द के अर्थ का ज्ञान होता है। सतही संरचना में केवल भाषा की ध्वनि एवं शब्द का ज्ञान, अर्थ को समझ पाने में जो है असमर्थ होते हैं बच्चा। तो यह था नोम चोम्स्की के बारे में। इन्हें जो है भाषा विकास सिद्धांत दिया था और यह सिद्धांत को, भाषा विकास के अर्जन के सिद्धांत को ही भाषा का जन्मजात सिद्धांत, मूल निवास सिद्धांत आदि के नाम से जाना जाता है।
सबसे पहला है भाषा क्या है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम भाषा है। भाषा जो है धातु से निर्मित होता है। संपूर्ण विश्व का बात करें तो 3000 से अधिक भाषा बोली जाती है। भाषा का महत्व पर चर्चा करें तो भाषा विचार के आदान प्रदान के रूप में इसका महत्व है। विचार का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान प्राप्ति के साधन भी है भाषा। और भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक बनाने के रूप में जो है सामाजिक जीवन को सार्थक बनाता है भाषा से। और भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायता करता है, एक सहायक सामग्री है भाषा। ठीक, भाषा साहित्य को, कला को, संस्कृति को, सभ्यता को विकसित करने में जो है सहायक कहीं न कहीं है। उसके बाद व्यक्तिगत बोली भी है। व्यक्तिगत बोली जैसे कि क्षेत्रीय बोली है, उपबोली होता है। बोली में जैसे बांगरू हो गया, हरियाणवी, ये सब बोली है। अगर उपभाषा के बारे बात करें, जिसको विभाषा भी कहते हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये सब। और भाषा के बात में करें तो हिंदी हो गया विकसित क्षेत्र में, जैसे व्याकरण, साहित्य के दृष्टि से भी। लिपि किसे कहते हैं? लिखने के तरीका को ही लिपि कहते हैं। किसी भाषा के वर्ण का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। भाषा के प्रकार अगर आप कहिएगा तो लिखित भाषा होता है, जैसे साहित्य हो गया, मौखिक भाषा हो गया, सांकेतिक भाषा, ये 3 रूप होता है। उसके बाद भाषा हिंदी, संस्कृत, ये सब देवनागरी लिपि में लिखा है। उर्दू फारसी में है, अंग्रेजी रोमन में लिखा हुआ है, और पंजाबी जो है वह गुरुमुखी लिपि में जो है लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप चर्चा कीजिएगा तो राष्ट्रभाषा भारत का अभी कुछ नहीं है। हिंदी जो है राजभाषा है, राजकाज की भाषा है। और भारत में ढेर सारा भाषा है, लगभग 21-22 भाषा जो है अनुसूची में डाला गया है। और उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो भाषा का शिक्षण सीखना है, भाषा का शिक्षण सीखना है। और ज्ञानात्मक कारण क्या है? भाषा शिक्षण के महत्व एवं आवश्यकता, ज्ञानात्मक, कौशलात्मक कारण, सूचना, बोलना, लिखना, पढ़ना आदि, रसात्मकता, सृजनात्मकता और मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, जिसमें आपको चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, पियाजे आदि ने ढेर सारा नियम बताए हैं। भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक कारण का हम देखेंगे। तो भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक कारण में आता है कि बालक के भाषा सीखने में संख्यात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। बालक के भाषा सीखने में संज्ञात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान है, संज्ञात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। और संज्ञात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। संज्ञात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक कारण में 4 चरण दिया गया है संज्ञात्मक विकास के। जीन पियाजे बताते हैं कि 4 कारण हैं संज्ञात्मक विकास के। सबसे पहला बताता है जो 0 से 2 वर्ष के होते हैं, वह होते हैं संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था बालक वस्तुओं की अपेक्षा चिन्हों का प्रयोग करता है। वस्तु की अपेक्षा क्या करता है? चिन्हों का उपयोग करता है, और इसको कहते हैं संवेदीगामक अवस्था। संज्ञात्मक विकास के जो 4 अवस्था है, संज्ञात्मक विकास का जो 4 अवस्था है जो कि भाषा सीखने में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उसमें पहला स्टेप आता है 0 से 2 वर्ष के बालक के लिए, वो आता है संवेदीगामक अवस्था। बालक वस्तुओं की अपेक्षा चिन्ह का प्रयोग करता है। दूसरा आता है 2 से 7 वर्ष के, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं बालक टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करते हुए स्वयं से बातचीत करता है, जिसे पियाजे बालक की अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। इसे 2 से 7 वर्ष में बच्चा क्या करता है? खुद से बात करता है, और टूटी फूटी अवस्था में यह बात करता है। और पियाजे इसको क्या कहता है? तो अहम केंद्रित भाषा कहता है। जीन पियाजे इसको अहम केंद्रित भाषा कहता है। अपरिपक्व संज्ञात्मक विकास का यह प्रतिफल है। अपरिपक्व संज्ञात्मक विकास का क्या है? प्रतिफल है। तीसरा होता है ठोस यानी कि मूर्त परिचालन चरण। ठोस तर्क विचार करना, ठोस तर्क और विचार करना, यह होता है 7 साल से 11 साल के बच्चों में यह देखा गया है, ठोस परिचालन चरण। चौथा होता है औपचारिक परिचालन चरण, 11 वर्ष से ऊपर के बालक में होता है। बालक व्यावहारिक यानी कि अमूर्त विचार तरीके से सीखता है, सिद्धांत बनाना सीखता है।
तो भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक कारण में 4 था, जिसमें संज्ञात्मक विकास के 4 कारण जो थे उसमें था संवेदीगामक अवस्था, जिसमें बालक वस्तु की अपेक्षा चिन्ह का प्रयोग करता है। दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा था ठोस परिचालन अवस्था और चौथा था औपचारिक परिचालन चरण। उसके बाद नोम चोम्स्की आता है। नोम चोम्स्की प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। किसका कहना है यह? प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। यह बात नोम चोम्स्की कहता है। इन्होंने LAD यूनिवर्सल ग्रामर भाषा अधिग्रहण यंत्र जिसको कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिसको कहते हैं, LAD यूनिवर्सल ग्रामर उन्होंने दिया था। नोम चोम्स्की ने बताया था कि प्रत्येक बालक जो है वह भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ जो है पैदा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की का। तो बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके सीखता है। यह कथन है किसका? लेव वाइगोत्स्की का। बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके सीखता है। बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके सीखता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। जीन पियाजे द्वारा बताई गई अहम केंद्रित भाषा को इन्होंने निजी भाषा कहा है। लेव वाइगोत्स्की ने जीन पियाजे के द्वारा जो बताई गई थी अहम केंद्रित भाषा, उसी को यह निजी भाषा कहा है, बालक की निजी भाषा। अगला हम देखेंगे भाषा का संवैधानिक प्रावधान क्या है। भाषा का संवैधानिक प्रावधान, तो संविधान भाग 17 अनुच्छेद 343 और 351, 343 से 351 में जो राजभाषा से संबंधित है, संविधान के भाग भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ का यानी भारत की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी संख्याओं का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। और अनुच्छेद 351 में बताया गया है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रयास व प्रोत्साहन जारी रहेगा। वहीं त्रिभाषा सूत्र का बात करें तो उद्देश्य बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुभाषा को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। भारत के प्रत्येक बालक 3 भाषाएं आनी चाहिए। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को 3 भाषा आनी ही चाहिए। 3 भाषा भारत के प्रत्येक व्यक्ति को 3 भाषा आना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी, बहुभाषावाद को बढ़ावा मिलेगा। यह सूत्र सरकारी व निजी स्कूल पर लागू होता है। 1968 ईस्वी में त्रिभाषा सूत्र के विचार को प्रस्तुत किया गया था। 1968 ईस्वी में त्रिभाषा सूत्र संविधान का हिस्सा नहीं है और त्रिभाषा सूत्र में हिंदी स्थान राजभाषा के रूप में है। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान राजभाषा के रूप में है, क्रियान्वयन के रूप में है। यह था 13वां वीडियो का। उसके बाद हम देखेंगे अब उसके बाद हम देखेंगे 14वां वीडियो का। तो इसमें भी त्रिभाषा सूत्र ही दिया गया है कि त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन क्या सब है। तो प्रथम भाषा क्या है? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को आप लिख सकते हैं। त्रिभाषा में प्रथम भाषा क्या है? मातृभाषा है या क्षेत्रीय भाषा है। द्वितीय भाषा में हिंदी भाषी राज्य में अन्य आधुनिक राष्ट्रीय भाषा भारतीय भाषा होना चाहिए। जहाँ हिंदी बोला जाता है वहाँ दूसरी भाषा आप कोई भी भारत के अन्य आधुनिक भारतीय भाषा को ले सकते हैं जो गैर हिंदी हो, जैसे कि अंग्रेजी हो या गैर हिंदी कोई भी राज्य की भाषा को आप द्वितीय भाषा में ले सकते हैं। त्रिभाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्य में जो है अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा तथा गैर हिंदी भाषी राज्य के में यह जो है अंग्रेजी या अन्य आधुनिक भारतीय भाषा हो सकती है। यानी कि प्रथम भाषा आप अगर हिंदी लिए तो द्वितीय भाषा कोई भी भारतीय भाषा ले सकते हैं और तृतीय भाषा जो 2 ऊपर में ले चुके हैं तो उसके अलावा तीसरा ले सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे
हिंदी भाषी राज्य में त्रिभाषा क्या सब हो सकता है? हिंदी हो सकता है, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू दूसरा में हो सकता है, तीसरा मराठी या अंग्रेजी हो सकता है। गैर हिंदी भाषी राज्य में क्या हो सकता है? पहला भाषा मान के चलिए पंजाबी है, तो वहाँ का स्थानीय भाषा अगर पंजाबी है तो पंजाबी ले लेगा बच्चा, दूसरा हिंदी ले लेगा, तीसरा अंग्रेजी ले लेगा। अगर कोई महाराष्ट्र में है तो पहला मराठी लेगा, प्रथम भाषा मराठी लेगा, दूसरा हिंदी ले सकता है, तीसरा अंग्रेजी ले सकता है। या कोई तमिलनाडु में है तो पहला तमिल लेगा, दूसरा हिंदी लेगा, नहीं तो अंग्रेजी लेगा, और तीसरा अगर हिंदी लिया है तो अंग्रेजी लेगा। इसी तरह से उसके बाद आता है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। ठीक। उसके बाद आता है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। तो देखिए भाषा अधिगम और भाषा अर्जन क्या है? अनौपचारिक रूप से अगर हम बात करें तो भाषा अर्जन बिना किसी व्यवस्थित प्रणाली के सहज सीखा जाता है। भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन के लिए आपको बच्चों को स्कूल भेजना नहीं पड़ता है, आपको किताब नहीं देना पड़ता है, ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बच्चा जो है नेचुरली रूप से सीख जाता है, बिना किसी व्यवस्थित प्रणाली के वह सहज रूप से भाषा को सीख जाता है। जैसे कि वह मातृभाषा को सीखता है सचेतन प्रक्रिया के द्वारा। मानव मस्तिष्क की जन्मजात प्रक्रिया होता है और उसके द्वारा सहज वातावरण में सीखता है, परिवार से सीखता है या गांव समाज से सीखता है। कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होता है बच्चा को, और परिचित परिस्थितियों में हो तो वह जो है बेहतर होता है। अनौपचारिक होता है, भाषा अर्जन अनौपचारिक होता है। वहीं भाषा अधिगम का बात करें तो इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, बच्चे को स्कूल भेजना पड़ता है, बच्चे को ग्रामर देना पड़ता है, इसके लिए बच्चे को सिखाना पड़ता है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि भाषा अधिगम जो है एक व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा सीखा जाता है। अधिगम के लिए कौशल का प्रयोग एवं अभ्यास किया जाता है। चेतन प्रक्रिया में होता है, भाषा अधिगम चेतन प्रक्रिया में होता है, जबकि भाषा अर्जन अचेतन प्रक्रिया में कह सकते हैं होता है। और विशेष परिस्थितियों का यहाँ निर्माण करना पड़ता है बच्चों के लिए भाषा अधिगम के लिए, जो कि भाषा अर्जन के लिए नहीं करना पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये था आपको 14वां वीडियो शिक्षक। तो देखिए हरदम शिक्षक को जो है शिक्षण कराते समय शिक्षक को अधिक अनुभवी होना चाहिए। शिक्षक अधिक अनुभवी हो, ज्ञानी हो, जानकारी इकट्ठा करने वाले हो तो बच्चे को थोड़ा अच्छा से जो है वह जानकारी देता है। जानकारी जो होता है वह बड़े स्तर से जिसको ज़्यादा जानकारी रहता है कम जानकारी वाले को दिया जाता है, विषय वस्तु जैसे होता है। तो शिक्षण में 3 आयाम होते हैं, एक आयाम पर अध्यापक होते हैं, दूसरा पर छात्र होता है और तीसरा पर क्या होता है विषय वस्तु या पाठ्यक्रम होता है, बुक होता है। तो इसी को तीनों का सम्मिलित रूप शिक्षण कहलाता है। शिक्षण सूत्र, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, ये सब क्या है? ये सब एक सूत्र है। उसके बाद हम देखेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत को देखेंगे तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, करके सीखना। करके सीखना क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है, करके सीखना। दूसरा होता है प्रेरणा या अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ये सब भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, यानी कि पढ़ाने का नियम है। आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे तो सबसे पहले क्रियाशीलता का सिद्धांत से पढ़ाइए, बच्चे को करके दीजिए सीखने के लिए, खुद से करेगा बच्चा, आलोचनात्मक सोच का विकास होगा बच्चे में। और दूसरा होता है अभिप्रेरण का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत। तीसरा होता है रुचि का सिद्धांत। विषय वस्तु में अगर बच्चा को रुचि दिलवाइए, रुचि लेने के लिए कहिए, जिसमें बच्चे का रुचि हो वह पढ़ाइए, तो उसको कहते हैं रुचि का सिद्धांत। अगला होता है नियोजन का सिद्धांत। रणनीति के आधार पर अगर बच्चा को पढ़ा रहे हैं तो वो हो गया नियोजन का सिद्धांत।
निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, लक्ष्य का अगर निर्धारण कर दिए बच्चे में, गोल सेटिंग कर दिए, गोल सेट करके बच्चा अगर पढ़ रहा है तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है कि हमको क्या करना है, क्या बनना है, उसके अनुकूल पढ़ रहा है, उसमें जज्बा भर दीजिए, तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत कहते हैं उसको। अगला होता है जीवन से संबंधित करके सीखना, उदाहरण व्यवहारिक जीवन से जोड़कर उसको पढ़ाइए, तो जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत हो गया। अगला जो है वह होता है स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत के बाद बोलचाल का सिद्धांत आता है। बोलचाल का सिद्धांत मतलब छात्र को बोलने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित कीजिए, अधिक से अधिक बोलिए, उसको बोल कर पढ़ें, तो बोलचाल का सिद्धांत होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का भी सिद्धांत है, प्रत्येक बच्चे का स्तर जो है अलग अलग होता है सीखने का, तो उसी को हम व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी कहते हैं लर्निंग में। और अनुपात का सिद्धांत भी होता है, जैसे किस अनुपात में बच्चे को सुनना चाहिए, किस अनुपात में बोलना चाहिए, किस अनुपात में पढ़ना चाहिए और किस अनुपात में लिखना चाहिए, तो इसी से रिलेटेड है LSRW से रिलेटेड है कि अनुपात का सिद्धांत। उसके बाद होता है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत कहने का मतलब हुआ आप कितना पुनरावृत्ति कर रहे हैं, कितना रिवीजन कर रहे हैं, कितना दोहराते हैं अपने स्टडी मटेरियल को, वही हो गया आवृत्ति का सिद्धांत। और ये भी जोड़ी है। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक मूल्य का सिद्धांत। उत्तम नागरिक बनिए, सामाजिक व्यक्ति बनिए, इसी के लिए लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक मूल्य होता है। तो ये था आपको सिद्धांत। अगला आता है शिक्षण सूत्र क्या सब है। तो शिक्षण सूत्र को देखिएगा, तरीका, शिक्षण का एक तरीका जो होता है बच्चे को कैसे दिलवाइएगा, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाइए। जो बच्चा को ज्ञात है पहले वो पढ़ाइए, फिर जो अज्ञात है वो नहीं जानता है वो पढ़ाइए। फिर मूर्त से अमूर्त की ओर जाइए, पहले जो है प्रैक्टिकल वस्तु जो सामने में है, फिजिकल वस्तु, उसको दिखाइए, उसके बाद जो है आप कल्पना करवाइए, तो मूर्त से अमूर्त की ओर हुआ। उसके बाद है सरल से जटिल की ओर, पहले सरल भाषा में पढ़ाइए, फिर उसको टफ की ओर ले जाइए, सरल से जटिल की ओर। पूर्ण से अंश की ओर जाइए, पूर्ण से अंश की ओर। और विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर। ये सब क्या है, ये सब जो है शिक्षण सूत्र हैं, भाषा के शिक्षण सूत्र हैं। तो ये जो 15वां था, इसमें क्या क्या देखें, तो इसमें देखें कि शिक्षक को अनुभवी होना चाहिए, जानकार होना चाहिए और हरदम स्टडी मटेरियल को देखते रहने वाला होना चाहिए। भाषा शिक्षण के सिद्धांत को देखें, जिसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत आया, प्रेरणा अभिप्रेरणा का सिद्धांत आया, रुचि का सिद्धांत आया, नियोजन का सिद्धांत आया, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत आया, जीवन से संबंधित करके सिद्धांत आया, स्वाभाविकता का सिद्धांत आया, बोलचाल का सिद्धांत आया और व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत आया, आवृत्ति का सिद्धांत आया, अनुपात का सिद्धांत आया गया, अनुपात व क्रम का सिद्धांत, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक मूल्य का सिद्धांत आया। उसी के बाद हम देखें शिक्षण सूत्र क्या सब था, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर और अनिश्चित से निश्चित की ओर था। तो उसके बाद हम देखेंगे 16वां वीडियो। अब देखेंगे हम 16वां वीडियो, तो इसमें है शिक्षण सूत्र। तो शिक्षण सूत्र क्या होता है कि कक्षा में किस प्रकार पढ़ाना है बच्चों को, वही हो गया शिक्षण सूत्र। पहला आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो बातें बच्चे को पता है वह हो गया ज्ञात। अज्ञात क्या हुआ, जो बातें बच्चे को पता नहीं है वो हो गया अज्ञात। तो अज्ञात से अज्ञात की ओर, जो बच्चे को पता है पहले वो बताना है, जो नहीं है वो बाद में बताना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। उसके बाद आया मूर्त से अमूर्त की ओर। तो मूर्त क्या चीज़ है, जिन्हें बच्चा जो है देख सकता है, छू सकता है, वह मूर्त चीज़ हुआ। जिसका कल्पना कर सकते हैं वह अमूर्त चीज़ हुआ। तो पहले मूर्त से अमूर्त की ओर कहने का मतलब हुआ जो चीज़ बच्चे के सामने में है पहले उसको दिखाना है, पढ़ाना है, उसके बाद अमूर्त चीज़ के बारे में पढ़ाना है। सरल से जटिल की ओर हो गया, पहले जैसे सरल चीज़ का हम सरल चीज़ को बताएंगे, बाद में उसको जोड़ जोड़ के जटिल चीज़ को बताएंगे। पूर्ण से अंश की मतलब हुआ, पूर्ण मतलब सारांश। पहले हमको पूरे सारांश बता देना है, मतलब कि सारे टॉपिक के बारे में एक बार संक्षिप्त में बता देना है, फिर उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर पढ़ाना है। तो वही हुआ पूर्ण से अंश की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये भी एक शिक्षण प्रणाली है।
तो विशिष्ट से विशिष्ट मतलब एक विशेष उदाहरण जिसको हम आगमन विधि कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर नियम है, संधि इसका कर रहे हैं, तो प्रत्येक जैसे, तो इसको प्रति जोड़ एक बताएंगे, ई जोड़ ए है तो यह बन के क्या हो गया, ए हो गया। तो यही सब चीज़ बताएंगे। उसके बाद विशिष्ट, उसके बाद समान की ओर ले जाएंगे। विशिष्ट क्या है, पहले विशिष्ट चीज़ को बताएंगे फिर समान चीज़ को बताएंगे। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, तो पहले तोड़ कर बताएंगे, विश्लेषण करके बताएंगे मतलब तोड़ कर, बाद में उन्हें फिर जोड़ कर बताएंगे, यानी संश्लेषण करके बताएंगे। तो विश्लेषण मतलब तोड़ कर पढ़ाना हुआ, जैसे कि कविता को, कहानी को, ये सब को तोड़ कर हम बता सकते हैं। भावार्थ को, काव्य युगुण को, काव्य दोष को, रस को, छंद को, अलंकार को, और फिर जोड़कर संश्लेषण जोड़ कर पढ़ा सकते हैं। जैसे सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद, सचिदानंद होगा। अति जोड़ अधि जोड़ जोड़ता, अत्यधिकता हो गया। विद्यालय को तोड़ कर बताएंगे और फिर उसको जो है जोड़ कर बता देंगे। ठीक, तो बच्चा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जो है जाएगा। जैसे विद्यालय में जो है देश जो आ का, तो विद्य जोड़ आ जोड़ लय और विद्या जोड़ आलय, इसी को अ आ को जोड़ते हैं और अ आ को फिर जोड़ते हैं तो क्या बनते हैं, ओ को आ के साथ जोड़ेंगे आ बनेगा, आ को अ के साथ जोड़ेंगे तो आ बनेगा। ये चीज़ बताना ही जो है सही रहता है, विश्लेषण कहलाता है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष मतलब जो सामने में होता है उसको पहले पढ़ाना है, और प्रत्यक्ष जो जिसका कल्पना हम करते हैं, सामने में जो नहीं होता है उसके बारे में पढ़ाना होता है। फिर होता है अनिश्चित से निश्चित की ओर, निश्चित से अनिश्चित से निश्चित की ओर। बच्चे के पास जो ज्ञान होता है वह अनिश्चित व अस्पष्ट होता है, तो पहले उसको बताएंगे, फिर एक निश्चित क्रम में बताएंगे, उसको निश्चितता की ओर ले जाएंगे। शिक्षण सहायक सामग्री की भी बात करते हैं, तो शिक्षण प्रक्रिया सरल, सुगम व सहज हो जाती है। शिक्षण सहायक सामग्री से क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है, सहज हो जाता है, सुगम सहज सरल हो जाता है। ठीक, शिक्षण प्रक्रिया शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा। तो आगे हम देखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री का कुछ महत्व दिया गया है यहाँ। ज्ञान को प्रभावशाली बनाता है, साथ में रुचिकर बनाता है। ज्ञान को प्रभावशाली बनाता है, साथ में रुचिकर बनाता है, नीरसता को समाप्त करता है। शिक्षण सहायक सामग्री अगर आपके पास है तो नीरसता जो आपके पास है पढ़ाने में वो उसको समाप्त कर देता है, बच्चे रुचि लेकर पढ़ते हैं, प्रभावशाली तरीके से पढ़ते हैं। जटिल व सूक्ष्म ज्ञान को समझने में जो है सहायक करता है शिक्षण सहायक सामग्री, जटिल व सूक्ष्म ज्ञान को समझने में सहायक करता है। इससे बच्चों को जो है अनुभव प्राप्त होता है, जिससे बच्चा का जो है ज्ञान अस्थायी हो जाता है। कक्षा में बच्चे सक्रियता बढ़ाती है, बच्चों की ज्ञानेंद्रियां का विकास हो जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, स्वयं कार्य करने की क्षमता विकसित होती है, उत्सुकता बढ़ती है। ये सब होता है आपको बच्चा अगर शिक्षण सहायक सामग्री के साथ पढ़ता है तो क्या सब होता है, ज्ञान को प्रभावशाली बनाता है, साथ में रुचि कर बनता है ज्ञान, निरस्ता जो है क्लास से समाप्त हो जाती है, जटिल व सूक्ष्म ज्ञान को समझने में मदद मिलता है, इसमें बच्चे को अनुभव प्राप्त होता है और ज्ञान उसका स्थायी हो जाता है। कक्षा में बच्चे की सक्रियता बढ़ जाती है, बच्चे की ज्ञानेंद्रियां का भी विकास होता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ता है, स्वयं कार्य करने की क्षमता बच्चे का बढ़ता है और उत्सुकता जो है बढ़ती है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री होता है। तो जिस सहायक सामग्री का प्रयोग केवल देखने के लिए होता है या देखने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, दृश्य सामग्री कहते हैं। जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, जैसे कि चार्ट हो गया, कोई भी चित्र हो गया, कोई भी पत्र पत्रिका हो गया, समाचार पत्र अखबार हो गया, जैसे दैनिक जागरण, ये सब स्लाइड फिल्म हो गया, ये सब जो है आपको केवल देखने का काम आता है। टिकट, समय सारणी, टाइम टेबल, ये सब क्या है, सब जो है प्रेडिक्टेबल, सब सिर्फ देखने के लिए है। उसके बाद होता है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री जिनका प्रयोग केवल हम सुनने के माध्यम के लिए क्या करते हैं उसे श्रव्य सामग्री कहते हैं, सुनने के लिए, जैसे रेडियो का, ग्रामोफोन का, टेप रिकॉर्डर का।
और दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होता है? दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना सामग्री। तो जिस सामग्री से हम देख और सुन दोनों सकते हैं, जिस सामग्री का प्रयोग हम सुनने और देखने दोनों के माध्यम से क्या करते हैं, उसे हम दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप, टैब, ये सब हो गया, ठीक। उसके बाद आता है, ये तो था आपको सहायक सामग्री। क्रियात्मक सहायक, क्रिया सहायक सामग्री क्या है? क्रिया सहायक सामग्री में जो है आता है, जैसे आप भ्रमण करने जाते हैं संग्रहालय का, कोई भी ऐतिहासिक स्थल का, चिड़ियाघर का, ये सब, तो ये सब आता है क्रिया सहायक सामग्री में, क्रिया सहायक सामग्री में। उसके बाद आता है भाषा शिक्षण के कुछ गुण हैं। भाषा शिक्षण के गुण आप देखिएगा, भाषा शिक्षण के गुण नहीं, भाषा शिक्षक के गुण, टीचर के गुण क्या सब होना चाहिए? तो होना चाहिए, भाषा शिक्षक को होना चाहिए चरित्रवान होना चाहिए, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, आदर व स्नेह प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए, शिक्षक का व्यक्तित्व जो है प्रभावशाली होना चाहिए, छात्र का हित चिंतक व मैत्रीय संबंध बनाने वाला होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक व व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक को मनोवैज्ञानिक व व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और अपने विषय में दक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, अपने विषय में दक्ष होना चाहिए, धैर्यवान एवं सहनशील होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, शिक्षा के नवाचार का जानकार होना चाहिए, और हर तरह के परिवेश में तालमेल बिठाने वाले, सामंजस्य बिठाने वाले होना चाहिए। तो शिक्षक का ऐसे गुण होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे, यह था 17वां, उसके बाद 18वां वीडियो में देखेंगे। तो उसके बाद हम वीडियो 18 है सचिन सर का, तो उसी का PDF से हम ऑडियो बना रहे हैं। तो देखेंगे, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता है? तो यह कथन जो है भाषा नियमों में परिवर्तन को महत्व नहीं देता है, बल्कि भाषा समृद्ध भाषा परिवेश को महत्व देता है, भाषा नियमों में विस्तार को जो है महत्व देता है, और भाषा अनुकरण करने को महत्व देता है, लेकिन भाषा नियमों में परिवर्तन को महत्व नहीं देता है। पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा को शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या कहेंगे? तो मातृभाषा वाले शब्द को स्वीकार करेंगे, क्योंकि रोशनी जो है वह पढ़ते समय अपनी मातृभाषा के शब्द का प्रयोग करती है, तो उसको हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि बच्चे का पहला भाषा जो है वह मातृभाषा ही होता है, और उसे हम बोलने देंगे। और उसके बाद है, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। तो हम भाषा के माध्यम से ही सोचते हैं और विचार करते हैं, भाषा के माध्यम से ही हम सोचते हैं और विचार करते हैं। याद रखिएगा, भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं और विचार करते हैं। अगला है, भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध है। तो भाषा का जो है मनुष्य के साथ अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध है। अस्मिता और विचार के साथ गहरा संबंध है। भाषा का मनुष्य के अस्मिता और विचार के साथ जो है गहरा संबंध है। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषित क्षमता करते हैं। तो चुनौती को और प्रचलन को जो है पहले वह क्या करता है, आत्मसात कर पूर्ण भाषित क्षमता रखते हैं। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जो है चुनौतियों को और प्रचलनों को आत्मसात कर लेते हैं, और अपना क्षमता जो है उसमें वह पूर्ण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है कि परस्पर अंतःक्रिया करता है बच्चा। संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा जो है वह अच्छा होता है, बेहतर होता है, क्योंकि वह हर सदस्य के साथ परिवार में अंतःक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह स्वीकार्य है, यह स्वीकार्य है। मातृभाषा जब आएगा तो वह स्वीकार्य है। बच्चों की भाषा इस भाषा के लिए पर्याप्त संकेत देता है कि वे अपनी भाषा का व्याकरण नहीं जानते हैं। बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देता है कि वे बच्चों का
वे अपनी भाषा का जो है व्याकरण नहीं जानता है। मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। यह पूर्णतः सत्य है। बच्चे का जो है मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील किस भाषा में होगा? तो मातृभाषा में होगा। यह पूर्णतः सत्य है। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का अमूल्यन है, गिरावट है, अमूल्यन है। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना प्राथमिक स्तर पर क्या है? लेखन क्षमता का गिरावट यहाँ महसूस किया जाएगा, अवमूल्यन होगा। साहिल तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्द का प्रयोग करता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या है यह? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन क्षमता अर्जित की जाती है। भाषा अर्जन क्षमता अर्जित की जाती है। इसको सीखी नहीं जाती है, स्वप्रयास नहीं किया जाता है, अर्जित किया जाता है। ठीक। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा समृद्ध परिवेश। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा समृद्ध परिवेश। भाषा समृद्ध परिवेश। भाषा समृद्ध परिवेश। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा समृद्ध परिवेश। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? तो प्रथम भाषा अर्जन के लिए प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। प्रथम भाषा अर्जन के लिए प्राकृतिक रूप से क्या करता है? अर्जित किया जाता है। उसके बाद वे गतिविधियां जिनमें चलना, उछलना, तरह तरह की शारीरिक क्रियाएं करना शामिल है, क्या कहलाती है? शारीरिक गतिविधियां कहलाती है। शारीरिक गतिविधियां कहलाती है। वे गतिविधियां जिनमें चलना, उछलना, तरह तरह की शारीरिक क्रिया करना शामिल है, क्या कहलाती है? शारीरिक गतिविधियां कहलाती है। शारीरिक गतिविधियां कहलाती है। वाणी अस्थायी होती है और डैश भाषा की तुलना में काफ़ी तेज होती है। तो वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती है। वाणी जो है बोली वो अस्थायी होता है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। हिंदी वर्णमाला में कहा गया है कि 52 जो है वर्ण है, 53 वर्ण है। देख लेंगे। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यम का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदना विकसित करती है बल्कि विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में मदद करता है। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यम का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करती है बल्कि विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में भी जो है सक्षम बनाता है, मदद करता है। अगला है भाषा सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है क्या? कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का प्रयोग। भाषा सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी क्या है? कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश, यानी कक्षा में जो प्रिंट वस्तु लगाते हैं, चार्ट लगाते हैं या कोई टेबल लगाते हैं, ये सब। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो भाषा का परिवेश है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा का परिवेश है। भाषा का परिवेश है। और भाषा स्वयं में एक डैश व्यवस्था है, नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण का विषय है। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण का विषय है। स्किनर के अनुसार भाषा क्या है? अनुकरण का एक विषय है। विद्यालय में भाषा दो रूपों में मौजूद है, एक विषय के रूप में और दूसरा जो है माध्यम के रूप में। विद्यालय में भाषा दो रूपों में मौजूद है, एक विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा माध्यम के रूप में, मीडियम के रूप में। भाषा सीखना विद्यार्थियों के द्वारा सचेतन प्रयास है। सचेतन प्रयास है। भाषा अधिगम करना, सीखना सचेतन प्रयास है। शिक्षक के द्वारा सीखा जाता है, पुस्तक के द्वारा सीखा जाता है, जबकि अधिग्रहण करना जो है वह अचेतन के द्वारा सीखा जाता है।
सभी बच्चे बिना किसी गंभीर प्रयास के मातृभाषा सीखते हैं। इसे क्या कहते हैं? नैसर्गिक भाषा योग्यता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? LAD भी कहते हैं। लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस जो होता है बच्चों में, उसके द्वारा बिना किसी एफर्ट के सीख सकते हैं, परिवार के या समाज के सहायता से सीख सकते हैं। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए, प्रथम, भाषा का दूसरी भाषा सीखने पर सकारात्मक प्रभाव होता है, तो होता है, सही बात है। पठन कौशल एक भाषा से दूसरे भाषा में स्थानांतरित किए जा सकते हैं, तो किए जा सकते हैं, सही बात है। समय और अवसर दिए जाने पर बच्चे अनेक भाषा सीख सकते हैं, तो ये भी सही बात है, सीख सकते हैं। प्रथम भाषा दूसरी भाषा के सीखने में बाधा डालती है, तो यही गलत बात है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होता है, पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव होता है। अगला है, अक्सर यह देखा गया है कि बच्चे दीवार और कॉपी पर आड़ी तिरछी रेखा कीरम काटे बनाते हैं, इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो लिखना सीखने का प्रारंभिक चरण है यह। आपका बच्चा जो कीरम काटे बनाते हैं वह एक लिखने का क्या है? प्रारंभिक स्टेज है। वह दीवार को गंदा करेगा, कॉपी को गंदा करेगा, स्लेट को गंदा करेगा। कीरम काटे जो करते हैं वह बच्चे के प्रारंभिक स्टेज हैं लिखने का, और इस अवस्था को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। आदमी को क्या करना चाहिए? इस अवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्टीफन क्रेसन के अनुसार यदि शिक्षार्थी आई अवस्था में है तब भाषा अर्जन उस स्थिति में होगा जब स्थिति को डैश दिया जाए तो I+1 स्तर से संबंधित हो, तो बोधगम निवेश इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बोधगम निवेश कहते हैं। किसके अनुसार? स्टीफन क्रेस के अनुसार अगर कोई शिक्षार्थी आई अवस्था में है तब भाषा अर्जन उस स्थिति में होगा जब शिक्षार्थी को बोधगम निवेश दिया जाए जो I+1 स्तर से संबंधित है। अगला है, भाषा अधिगम में बोधगम निवेश से क्या तात्पर्य है? भाषा अधिगम में बोधगम निवेश से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों को उनकी भाषा के वर्तमान स्तर से एक स्तर ऊपर का भाषाई निवेश देना चाहिए। बच्चों को उनकी वर्तमान भाषा के जो वर्तमान स्तर है उससे एक स्तर ऊपर का भाषाई निवेश देना चाहिए। यही बोलता है बोधगम निवेश। दूसरों के साथ प्रभावशाली और प्रयुक्त संप्रेषण में कैसे संलग्न किया जाए, इससे संबंधित भाषा का घटक क्या है? तो व्यवहारशील है, व्यवहारशील। दूसरों के साथ प्रभावशील और प्रयुक्त संप्रेषण में कैसे संलग्न किया जाए, इससे संबंधित भाषा का घटक क्या है? तो व्यवहारशील है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विकास के लिए सर्वाधिक रूप में महत्वपूर्ण है? तो अंतःक्रिया करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। अंतःक्रिया करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विकास के लिए सर्वाधिक रूप में महत्वपूर्ण है? अंतःक्रिया करने के लिए अधिक से अधिक भाषा प्रदान करना। शिक्षार्थी क्या करती है? शिक्षार्थी क्या करती है? उस उदाहरण को पढ़े और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन करें। संदर्भ सामग्री की मदद करें। संदर्भ सामग्री का, यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता है तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। संदर्भ सामग्री की मदद लेना, संदर्भ सामग्री का मदद लेना। तो भाषा शिक्षण की विधि, भाषा की विभिन्न विधियाँ क्या सब है? तो विभिन्न विधाएं जो हैं, तो विभिन्न विधाएं में गद्य विधा है, पद विधा है, रचनाएं हैं, व्याकरण है, निबंध है, कहानी है, नाटक है, कविता है। तो ये सब को देखना पड़ेगा। ये सब भाषा की विभिन्न विधा है। विधा में गद्य हो गया, पद हो गया, रचनाएं हो गया, व्याकरण हो गया, निबंध हो गया, कहानी, नाटक, कविता। तो गद्य शिक्षण क्या है? गद्य शिक्षण तो निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा आदि जो है गद्य शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। अर्थ ग्रहण करना, शब्दोच्चारण करना, अर्थ ग्रहण करना, शब्दोच्चारण करना, शब्द भंडार में वृद्धि, स्मरण, उसके बाद स्मरण शक्ति का विकास, सृजन शक्ति का विकास,
मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, मौलिक कल्पना का विकास, मौलिक कल्पना का विकास, शुद्ध लेखन का विकास, व्याकरण के नियमों की जानकारी, व्याकरण के नियमों की जानकारी, ये सब गद्य शिक्षण से आपको मिलता है। गद्य शिक्षण से क्या सब मिलता है? तो गद्य शिक्षण निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, ये सब जो है गद्य से शिक्षण के अंतर्गत आता है। इस सब के अंतर्गत जो है अर्थ ग्रहण करना, शब्दोच्चारण करना, शब्द भंडार में वृद्धि, स्मरण शक्ति का विकास, सृजन शक्ति का विकास, मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, मौलिक कल्पना का विकास, शुद्ध लेखन का विकास, व्याकरण के नियम की जानकारी आदि होती है। साहित्यिक सौंदर्य का बोध होता है। मुहावरे, लोकोक्ति, कहावतें, विराम चिन्ह, वाक्य निर्माण, अनुच्छेद में विषय वस्तु का ज्ञान, ये सब होता है। साहित्यिक सौंदर्य का बोध होता है। मुहावरे, लोकोक्ति, कहावत, विराम चिन्ह आदि का, वाक्य निर्माण का, अनुच्छेद में विषय वस्तु का ज्ञान आदि होता है। तो ये सब आता है गद्य शिक्षण के अंतर्गत। वहीं गद्य शिक्षण की विधि पर अगर हम चर्चा करेंगे, गद्य शिक्षण की विधि, गद्य शिक्षण की विधि में आता है अर्थबोध विधि। अर्थबोध विधि, आदर्श विधि। तो अर्थग्रहण, अर्थबोध विधि क्या है? समझना। बोध मतलब होता है समझना, अर्थबोध मतलब हुआ अर्थ को समझना। अमनोवैज्ञानिक विधि है। अर्थबोध विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। छात्रों की सक्रियता कम रहती है और अध्यापक की सक्रियता इसमें अधिक रहती है। अर्थबोध विधि में क्या होता है? गद्य शिक्षण की अर्थबोध विधि में अमनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें छात्र की सक्रियता कम होती है, शिक्षक की सक्रियता अधिक होती है। आदर्श विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। आदर्श विधि जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। बालक का सर्वांगीण विकास होता है इसमें। हर्बर्ट जो है मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने पंचपदीय विधि का प्रयोग किया था। और पाठ योजना, प्रस्तावना उन्होंने दिया, उद्देश्य कथन कहा, प्रस्तुतिकरण कहा, बोध प्रश्न कहा और गृह कार्य कहा। तो कौन दिया था? हर्बर्ट ने दिया था, हर्बर्ट। तो इसके अनुसार क्या था? प्रस्तावना, उद्देश्य छात्र को पाठ्य पुस्तक की ओर आकर्षित करना, छात्र को पूर्व से जोड़ना, पहले से जोड़ना। अंत में समस्यात्मक प्रश्न देते हैं। उद्देश्य कथन, समस्यात्मक प्रश्न के विषय को बालक समझकर एक कथन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुतिकरण, पाठ वस्तु में विभिन्न शिक्षण बिंदु को एक मनोवैज्ञानिक क्रम में बालकों के समक्ष कर रखा जाता है। गद्य शिक्षण के अंतर्गत छात्र के समक्ष आदर्श वाचन किया जाता है। तत्पश्चात छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन होता है और प्रश्न और उत्तर के माध्यम से पाठ्यवस्तु की शब्दार्थ सहित व्याख्या की जाती है। पुनरावृत्ति भी प्रस्तुतिकरण का ही हिस्सा होती है। पुनरावृत्ति में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उक्त शिक्षण बिंदु में संबंध में पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं हुई। बोध प्रश्न, छात्र पढ़ाए हुए अंश को भली भांति समझ पाए या नहीं। बोध प्रश्न, छात्र पढ़ाए हुए अंश को भली भांति समझ पाए या नहीं, यह हुआ बोध प्रश्न। गृह कार्य, उद्देश्य अर्जित ज्ञान को विद्यार्थी लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सके। गृह कार्य, अर्जित ज्ञान को विद्यार्थी लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सके। अलग अलग परिस्थितियों में विद्यार्थी अर्जित ज्ञान का प्रयोग करना सीखे। पद शिक्षण क्या है? यह सब था गद्य शिक्षण के भाग। अब पद शिक्षण देखेंगे। कविता, तो इसका उद्देश्य क्या होता है कविता पाठ का? तो कल्पना शक्ति का विकास करना, विद्यार्थी के कल्पना शक्ति का विकास करना, रसानुभूति का क्षमता का विकास करना, भाषा तत्व का ज्ञान करना, रस छंद अलंकार आदि का, देश प्रेम व मानव प्रेम के प्रति जागरूक करना, सुनकर या भाव ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, कविता के कथन का आशय बोध, शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण, उचित गति, यति, लय, आरोह अवरोह के साथ कविता का स्वस्वर पाठन करना, ये सब जो है विराम चिन्ह आदि का प्रयोग करना पद शिक्षण यानी कविता का एक आशय होता है। तो यह था
उसके बाद हम देखेंगे अगला वीडियो। तो कविता शिक्षण विधि क्या है? तो कविता शिक्षण विधि को हम देखेंगे। इसमें जो है कविता शिक्षण विधि, कविता शिक्षण की विधि प्राथमिक स्तर पर जो है गीत विधि होता है, अभिनय विधि होता है। अभिनय कक्षा में कविता का अभिनय करके पढ़ाया जाता है और गीत गा के पढ़ाया जाता है, तो गीत विधि हो गया। अगला होता है अर्थबोध या शब्दार्थ विधि। अर्थबोध विधि जो है वह अमनोवैज्ञानिक विधि है। उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 4-5 का बच्चों को कराया जाता है अर्थबोध विधि से। छात्र की अपेक्षा शिक्षक अधिक इसमें सक्रिय होता है, इसलिए इसको अमनोवैज्ञानिक विधि भी हम कहते हैं। उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर यानी कक्षा 6 और 8 के बच्चों को व्याख्या विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है। व्याख्या विधि यानी शब्दार्थ विधि का विकसित रूप इसको कह सकते हैं। अर्थ के साथ कविता का भाव, छंद, अलंकार भी बताया जाता है। अर्थ के साथ कविता का भाव, छंद, अलंकार भी बताया जाता है। कविता का कला पक्ष, भाव पक्ष भी जो है बताया जाता है। रस, छंद, अलंकार ये सभी बताया जाता है। उसके बाद होता है व्याख्या विधि के बाद खंडान्वय विधि। इसका दूसरा नाम होता है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्न पूछकर, प्रश्न का उत्तर देकर, तो खंड करके भी, तोड़ कर भी जो है इसको किया जाता है। विश्लेषण व संश्लेषण दोनों विधि से इसको पढ़ाया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है खंडान्वय विधि। खंड करके और उसे जोड़ कर पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है व्याख्या विधि। खंडान्वय विधि के बाद आता है तुलना विधि। तुलना विधि जो है उच्च माध्यमिक स्तर पर या उच्च स्तर पर जो है 9, 10, 11, 12 कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाता है। आगे आता है व्यास विधि। व्यास विधि में जो है रस, छंद, अलंकार, भाषा पक्ष, कला पक्ष, छात्र को भी साहित्य का विशद गहरा जो है ज्ञान होना चाहिए। व्यास विधि से पढ़ने के लिए छात्र को भी जो है रस, छंद, अलंकार, भाषा पक्ष आदि का अच्छा से ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद वह सुनता है, कथा वाचन करना वही व्यास विधि हुआ। बच्चों को कथा कह के सुना दीजिए, वह समझ गया। उसके बाद होता है समीक्षा विधि। समीक्षा विधि में जो है कविता की आलोचना दोनों पक्ष पर, समीक्षा मतलब होता है आलोचना, तो उसका आलोचना करके रस, छंद, अलंकार, काव्य रीति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्रयोजन आदि पर भी चर्चा करते हैं समीक्षा विधि में। तो आज जो है हम लोग यहीं एंड करते हैं। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उसका भी हेल्प हो जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।